गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपकी कक्षा 8 का तीसरा पार्ट कोयला और पेट्रोलियम करेंगे और इसके कौन से क्वेश्चन करेंगे। आज अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो देखो, सीएनजी और एलपीजी जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि आपके घरों में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो घरों में कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये देखिए, ये इस चित्र की मदद से आपको याद आ गया होगा कि घरों में ये कहाँ यूज होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडर हैं जो आपके घरों में गैस जो खाना पकाने के लिए मम्मी यूज़ करती होंगी आपकी, तो उसमें यूज़ होता है। ठीक है, और ये वाला जो है ये सीएनजी सिलेंडर है। सीएनजी सिलेंडर देखो, ये आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा कि ये जो है सीएनजी सिलेंडर जो है गाड़ी में यूज़ किया गया है। तो जो गाड़ियां हैं उनमें सीएनजी सिलेंडर ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है पेट्रोल और डीजल की जगह पे। ठीक है, जिससे गाड़ियां चलती हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि एलपीजी और सीएनजी जो है उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये ही बातें जो हैं अब हमने इनके आंसर के रूप में लिखी हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें अब आंसर इसका। आंसर में पहला लिखा हुआ है पॉइंट कि ये दोनों ही स्वच्छ ईंधन हैं। कैसे ईंधन है बच्चों? दोनों ही स्वच्छ ईंधन है। आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, जब आपकी मम्मी ने यूज़ करती हैं, जैसे गैस चूल्हे के रूप में एलपीजी को ही जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, प्रदूषण इनसे नहीं होता है, बहुत ही कम, मतलब कि ना के बराबर। ठीक, तो इसलिए इनको स्वच्छ ईंधन माना जाता है। दोनों ही ऐसे हैं क्योंकि गाड़ियों में भी जो सीएनजी भी जो यूज़ किया जाता है उससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो दिया है वह इसका दिया है कि दोनों का भंडारण आसान है। मतलब सीएनजी व एलपीजी दोनों को हम भंडार करते हैं, मतलब स्टोर करना जो है इन दोनों गैसेस को, वो बहुत आसान है। अब जैसे आपने देखा ही है कि इनको हम सिलेंडर में किस में यूज़ कर लेते हैं, सिलेंडर में हम इन्हें आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका भंडारण जो है वो आसान है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि इनको जलाने से पर्यावरण दूषित नहीं होता। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है और ये स्वच्छ ईंधन इसीलिए है कि इनसे पर्यावरण दूषित नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में दिया है कि एलपीजी एक साफ घरेलू ईंधन है। बिल्कुल ठीक बात है, एलपीजी जो है वो एक साफ घरेलू ईंधन है क्योंकि हमारे घरों में भी कोई हमारे प्रदूषण नहीं होता। इसके बाद अगला पॉइंट है, इनका परिवहन आसान है। मतलब परिवहन का मतलब इनको, जैसे सिलेंडर्स को आपने देखा होगा आपके घरों में आते हैं तो गाड़ी में आते हैं, तो इनको सिलेंडर्स को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना जो होता है वह आसान होता है। आपने देखा होगा क्योंकि क्या एलपीजी और ये जो सीएनजी हैं दोनों ही सिलेंडर के रूप में आते हैं, है ना। तो सिलेंडर में मतलब इनको भरा जाता है, तो सिलेंडर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना गाड़ियों में बहुत आसान है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो परिवहन है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इनको आसान है। इनका ज्वलनांक जो है वह बहुत कम है, अर्थात इनका जो दहन होता है उसको करना, दहन मतलब ज्वलन करना, ठीक है, वह अति सुगम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिससे पता चलता है कि एलपीजी और सीएनजी जो हैं दोनों ही एक अच्छे ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा सा सीएनजी की और एलपीजी की एक बार फुल फॉर्म भी बता दूँ क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीएनजी। ठीक है, तो सी से यह है यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एन से है नेचुरल और जी से है गैस। ठीक है बच्चों, अब इसको हिंदी में आप लोग जानना चाहेंगे तो हिंदी में भी लिख देते हैं। इसका सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित। ठीक है, संपीड़ित मतलब कंप्रेस, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दाब के साथ फिल करना। ठीक है, मतलब उसको दाब में रखना, उसको संपीड़ित कहते हैं। संपीड़ित। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, नेचुरल मतलब हो गया प्राकृतिक, और जी से गैस। ठीक है, तो
संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई किसकी बच्चों? सीएनजी की। ठीक है, तो अब तो एलपीजी की भी हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एलपीजी में भी देखिए लास्ट में जो जी आ रहा है उसका तो मतलब वही गैस है, एलपीजी। ठीक है, तो एलपीजी में एल से जो बनेगा वो बनता है लिक्विफाइड। लिक्विफाइड का मतलब है द्रवित। ठीक है, द्रवित। पी से है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम को हिंदी में भी पेट्रोलियम ही लिखा जाता है, पेट्रोलियम। और जी से गैस। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हो गया एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि सीएनजी क्या है और एलपीजी क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये चित्र दिया हुआ है, देखो, जिसमें ये बताया हुआ है कि एलपीजी और ये सीएनजी। ठीक है, दोनों को सिलेंडर के रूप में हम अच्छे से फिल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, और फिर इनका जो स्टोर करना है, भंडारण करना है, वो भी आसान है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु, किस लिए बच्चों? सड़क के निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका नाम है बिटुमेन। ठीक है, ये बिटुमेन जो है ये आपने अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से वर्ड को याद करना है, बिटुमेन। ठीक है, बिटुमेन। बिटुमेन और कोलतार दोनों का ही देखो यूज़ किया जाता है सड़क निर्माण के लिए, पर आजकल इस बिटुमेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इन दोनों में अंतर है थोड़ा, कि जो कोलतार है वो थोड़ा तरल ज़्यादा है और बिटुमेन थोड़ा गाढ़ा है। तो गाढ़ा होने से ये सड़क पर अच्छी मजबूत पकड़ बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए सड़क ज़्यादा भी ठीक रही रहती है, तो इसलिए बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। अब देखो, मृत वनस्पति से कोयला जो है बनाने की विधि जो है उसके बारे में लिखना है यहाँ पर, और उस प्रक्रम का नाम भी लिखना है जिसके द्वारा ये कोयला बनता है, उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि ये जो प्रक्रम है ये कहलाता है कार्बनीकरण। क्या कहलाता है बच्चों? कार्बनीकरण। ठीक है, तो कार्बनीकरण वर्ड है, ये आपने याद रखना है कि जो कोयला बनने का प्रक्रम है उसको कहा जाता है कार्बनीकरण। अब ये कार्बनीकरण इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो कोयला जो होता है वो मृत वनस्पति से बनता है, तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें कार्बन की अच्छी मात्रा होती है। ठीक है, तो अब वो कार्बन ही तो चेंज हो रहा है किसमें? कोयले में। तो इसलिए इसको प्रोसेस को कह दिया जाता है कार्बनीकरण। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है या ये जो प्रक्रम है इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब ये नहीं है कि भाई आपने पेड़ पौधों को दबा दिया और आप देख रहे हो साल भर में या 2 साल में कि वहाँ पर कोयला तो बना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इस प्रक्रम को पूरा होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और करोड़ों वर्ष में भी बहुत अधिक ताप चाहिए और दाब चाहिए होता है। ठीक है, बहुत अधिक ताप और दाब मिलने पर ही जो मृत वनस्पति है वह बदलती है कोयले में। ठीक है, तो ये सब प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? ज़मीन के नीचे। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के नीचे ये जो मृत वनस्पति है, जैसे ख़त्म हो गई वनस्पति, वह ज़मीन पे गिर गई, ज़मीन पे गिरने के बाद उसमें ऊपर से धूल मिट्टी ऊपर जमती जाएगी और वो नीचे जाती जाएगी। नीचे जाती जाती है, करोड़ों वर्ष में भूकंप वगैरह आ रहे हैं या और हलचल हो रही है, ठीक है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, उनमें वो वनस्पति नीचे दब जाएगी। नीचे दबने के बाद क्या होगा? वहाँ पर जितना नीचे ज़मीन में जा रही है उतना ही वहाँ पर उच्च ताप और दाब मिलेगा, और उस उच्च ताप और दाब के कारण वहाँ पर क्या है? वायु भी अनुपस्थित है। तो वायु की कमी हो जाती है ना, वायु अनुपस्थित हो जाती है, तो ऐसे जो ये कंडीशंस हैं, इन सभी कंडीशंस के कारण मृत वनस्पति जो है वो कोयले में तब्दील हो जाती है या वह कोयले में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और ये प्रक्रम धीरे धीरे होता है, जल्दी नहीं होता, इसीलिए इसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है,
तो आंसर देख लो आप लोग एक बार। आंसर में भी यही सब लिखा हुआ है कि कोयला बनने का प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृत वनस्पति के विघटन से आज से करोड़ों वर्ष पहले भूकंप तथा ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए। मृत वनस्पति जो है उसका विघटन हुआ और उसके कारण ये सब मृत वनस्पति नीचे दब गए। पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वायु की अनुपस्थिति में दबी हुई मृत वनस्पति और धीरे धीरे कोयले में बदल गए। ठीक है, तो इस तरह से कोयला बनता है, जिस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? कार्बनीकरण। तो आप उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोयला कैसे बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वह खाली डैश है, फिर तथा के बाद एक और डैश है और लिखा है जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन जो जीवों से बने हैं, और जीवों से कौन कौन से ईंधन बने हैं बच्चों? कोयला और पेट्रोलियम। तो आंसर हो गया हमारा कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं? जीवाश्म ईंधन हैं। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम। अब देखो, पेट्रोल जो है मतलब कि कच्चा तेल होता है, ठीक है, जो क्रूड ऑयल जो हमें समुद्र में से मिलता है या समुद्र से निकाला जाता है, वह पेट्रोलियम जो होता है वह कच्चे तेल में बहुत सारे संघटक होते हैं। ठीक है, तो उन सब संघटकों को मतलब अलग अलग किया जाता है और वह जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं? परिष्करण। क्या कहते हैं बच्चों? परिष्करण। यहाँ पे श पे ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, यहाँ पे श जो है षटकोण वाला है और ये भी आधा है। बच्चे लिखते हुए गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो परिष्करण जो विधि है उसके द्वारा पेट्रोलियम में से विभिन्न संगठनों को अलग अलग किया जाता है। अब पेट्रोलियम में से जैसे आप लोग डेली यूज़ का काम होता है पेट्रोल का, तो वो पेट्रोल उससे अलग किया जाता है। किससे? पेट्रोलियम से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका रिक्त स्थान देखते हैं। अगले में है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन। सबसे कम प्रदूषक ईंधन बताना है बच्चों, तो इसका होता है CNG। ठीक है, आपने सुना भी होगा, CNG को बहुत यूज़ किया जाता है आजकल। तो CNG जो है यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये ही सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य और असत्य बताना है। तो सबसे पहला सत्य और असत्य में है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, जीवाश्म ईंधन हम लोगों ने पढ़ा था कि कब कैसे बनते हैं? करोड़ों सालों में बनते हैं। तो करोड़ों सालों तक तो मनुष्य का जीवन नहीं होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में तो बहुत साल लगते हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया है बनने की, तो इसलिए ये असत्य है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में दिया हुआ है कि कोक जो है, जिसे कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ऐसा इसमें लिखा है, सत्य है या असत्य बताना है। तो देखो, कोक जो होता है वो कोल से बनाया जाता है। ठीक है, कोयला जो होता है मतलब कोयले का जब परिक्रमण किया जाता है तो उससे हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें कौन कौन सी? कोक, फिर है हमारे पास कोलतार, और तीसरा होता है कोयला गैस। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, कोयला गैस। ठीक है, तो कोयला गैस, कोक और कोलतार, ये तीनों चीज़ जो है कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होती हैं। तो कोयले से क्योंकि कोक बन रहा है तो ये उसका लगभग शुद्ध रूप हो जाता है। इसमें कार्बन जो होता है बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगले में दिया हुआ है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये भी सत्य है, क्योंकि हम लोगों ने जब पाठ पढ़ा था तब देखा था कि कोलतार से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। जैसे इसका प्रयोग जो होता है वो पेंट बनाने में भी यूज़ किया जाता है, और सबसे मेन जो हम लोगों ने देखा था कि इसका जो नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं, जो छोटे मोटे मॉथ जो होते हैं या कीड़े जो होते हैं, उनको भगाने के लिए कपड़ों में यूज़ की जाती हैं नैप्थलीन बॉल्स, है ना। तो वो सब चीज़ों के लिए इतने सारे उपयोग किए जाते हैं इसके कोलतार के। तो इसका मतलब ये बहुत सारे इसमें पदार्थ जो हैं वो मिक्स होते हैं, उनको अलग अलग किया जाता है, तब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है।
देखो बच्चों, क्वेश्चन पे आपने ध्यान देना है। यहाँ लिखा है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये गलत है आपका। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का तेल है वह हमें पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल जो है उसके परिष्करण जब किया जाता है, उसका परिष्करण जब करते हैं पेट्रोलियम का, तो हमें ये उत्पाद मिलता है मिट्टी का तेल। ठीक है, तो इसलिए पेट्रोलियम खुद क्या है बच्चों? वो खुद एक जीवाश्म ईंधन है ना। तो यानी कि जब पेट्रोलियम से ही ये बन रहा है जीवाश्म ईंधन से, तो ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो हमारा पॉइंट था, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में दिया हुआ है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो देखो, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ये समाप्त होने वाले तो होते ही हैं, क्योंकि देखो इनको बनने में कितने साल लग जाते हैं? करोड़ों साल लगते हैं, है ना। करोड़ों सालों में तो इनका प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इनका बनना हो रहा है पूरा। तो अब इतने सालों तक कौन जीता है ना। तो इनको बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसका मेन कारण बस यही है कि ये हमें दोबारा, जब अगर एक बार चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको बनने के लिए करोड़ों साल लगेंगे, तो इसलिए ये क्या है, समाप्त हो ही जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम? समाप्त होने वाला प्राकृतिक ईंधन है ये, या प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और ये फिर इसके आगे भी इसमें आंसर में दिया हुआ है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि ये मृत वनस्पति और जंतुओं से बनते हैं। देखो, मृत वनस्पति से कौन सा वाला बनता है? कोयला बनता है, ठीक है। और जंतुओं से कौन सा बनता है? पेट्रोलियम बनता है। दोनों ही जीवाश्म ईंधन हैं, तो इसलिए कोयला और पेट्रोलियम दोनों को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और ये हमारे समाप्त होने वाले संसाधन हैं कि एक बार ख़त्म हो गए तो हमें बनाने में दोबारा करोड़ों वर्ष लगेंगे, इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसका प्रयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक, तो आंसर में भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि ये मृत वनस्पति और जंतुओं से बनते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन के संसाधन सीमित हैं, मतलब लिमिटेड हैं, इसलिए यह समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक के जो अभिलक्षण है, मतलब उसके गुण जो हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो कोक जो है कोयले की जैसे कठोर होता है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि कोक जो है वह कठोर है। और कठोर होने के साथ साथ, क्योंकि ये कोयले के प्रक्रमण से बनता है, तो ये सरंध्र वाला हो जाता है। सरंध्र मतलब अधिक छिद्र वाला, तो ये सरंध्र युक्त है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा सरंध्र युक्त, यानी कि सरंध्र वाला है ये। अच्छा, जैसे कोयले का रंग काला होता है, उसी तरह से इसका रंग भी काला होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका कोक का रंग काला होता है। और एक और पॉइंट हमने रिक्त स्थानों में पढ़ा था, आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही, कि यह जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। किसका शुद्ध रूप है बच्चों? कार्बन का। ठीक है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो एक इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, या इसी में देख लेते हैं, पॉइंट्स में लिखे हुए होंगे। देखते हैं, पहला पॉइंट यह है कठोर है, दूसरा है सरंध्र युक्त है, कोक का रंग काला होता है, चौथा है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये देखें, ये लिखा है इसमें। तो ये चार इसके अभिलक्षण हो गए। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट था कि इसके उपयोग लिखें। तो कोक का जो उपयोग होता है वह काय में होता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इस्पात मतलब लोहा जो होता है, उसको जब निर्माण किया जा रहा होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, कोक को, इस्पात को पिघलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा है कि इसका उपयोग जो है विभिन्न धातुओं जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टीन आदि के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, तो जब इन पदार्थों को, यानी इन धातुओं को निष्कर्षण किया जाता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? कोक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे एक चित्र दिया है आपको, देखो ये इस चित्र की मदद से ही आपको बताया जा रहा है कि कोक और कोयला, इन दोनों में अंतर। देखो यहाँ चित्र से भी आपको पता चल रहा होगा, कोयला जो है वो ज़्यादा काला है और वो इतना छिद्र युक्त नहीं है। इसमें देखो ये आपको थोड़ा सा छिद्र छिद्र सा वाला कोक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कोक है
कोयले का जब प्रक्रमण किया जाता है तो कोक बनता है। ठीक है बच्चों, तो यह बात आप याद रखेंगे कि कोयले के प्रक्रमण से ही हमें कोक प्राप्त होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है पेट्रोल के निर्माण की प्रक्रिया। तो पेट्रोल जो होता है वह किस तरह बनाया जाता है। तो हम लोग ये पहले भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधनों को बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ना। तो हम इसका आंसर जो लिखा है वही देख लेते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं द्वारा होता है। तो ये बात आपने थोड़ा ध्यान देनी है कि पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से हो रहा है। कोयला जो हमने पढ़ा था, तो कोयले का निर्माण जो हो रहा था वह मृत वनस्पति से होता है। किससे होता है? मृत वनस्पति से होता है। ठीक है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी मदद से कोयला बनता है। यहाँ पेट्रोलियम जो है वह समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं द्वारा बन रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं द्वारा होता है। जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तब ये समुद्र की तली में जमते जाते हैं। ठीक है, मतलब जो जीव मर गए वह समुद्र में ही नीचे तली में चले जाते हैं उनके शरीर, और वो वहाँ पर पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी धूल जो भी है वो समुद्र की वो जमती जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं, और फिर करोड़ों वर्षों के दाब और ताप के कारण ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, और यही हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं और समुद्र के नीचे की चट्टानों के बीच चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पेट्रोलियम है वह हमारा हाइड्रोकार्बन द्वारा परिवर्तित होकर बन जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है आपके अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा एक ग्राफ बनेगा जिसे आप थोड़ा ध्यान से समझें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित सारणी, एक सारणी दी गई है जिसमें 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। आपने ग्राफ की मदद से वो जो सारणी में आंकड़े दिए हैं उसको बनाना है। वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई एक्स पे लेना है और तथा वर्ष को एक्स एक्सिस पर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कैसे कमी आई। ठीक है, तो विद्युत की जो कमी है उसको देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि 2004 में जो कमी हुई वो हुई 7.8%। कितनी हुई बच्चों? 7.8%। ठीक है, इसके बाद 2005 में हुई 8.6, 2006 में हुई 9.0 है बिल्कुल, 2007 में हुई 9.5, 2008 में 9.9 और 2009 में 11.2, 2010 में 10। ठीक है, तो ये इस तरह से साल के साथ साथ हमें यानी वर्ष के साथ साथ कमी प्रतिशतता दिखाई गई है। ठीक है, तो ये जो कमी विद्युत उत्पादन में हो रही है इसी को अब हमने ग्राफ की मदद से दिखाना है। ठीक, तो ग्राफ में देखो आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। ग्राफ में आपने जैसे जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि हमने ये मान लीजिए ये जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं, आपको अच्छे से समझा देते हैं। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये नीचे वाली मानी जाती है। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया आपका। इस अक्ष पर आपने वर्ष लेने हैं। ठीक है, वर्ष, और ये जो आपका सीधा वाला है वर्टिकल वाला ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब इस वाई एक्सिस पर आपने जो कमी प्रतिशतता है यानी कि ये वाला जो डाटा है वो आपने इस वाई एक्सिस पर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारी कमी प्रतिशत में। ठीक है, तो देखो आपने बनाना किस तरह है। जहाँ वर्ष लिखा है वहाँ उस लाइन में आपने इक्वल इसको बांट लेना है। इस लाइन को मान लो आप अगर अपने स्केल की मदद से लेते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगा लीजिए। ठीक है, हर 1-1 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर डाटा जो मैंने ग्राफ जो बनाया है उसमें फिर सबसे पहले जो बीच वाला जहाँ ये दोनों लाइनें मिल रही होती हैं उसको 0 माना। इसके बाद जो पहली लाइन है वह है 2001, क्योंकि हमें वर्ष लिखना है तो वर्ष में ये है हो गया आपका 2001। सबसे पहला जो वर्ष होगा वो कौन सा होगा बच्चों? 2001 का
उसके बाद 2002, फिर 2003, 2004, 5, 6 इस तरह से आपने इसमें 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये वर्ष जो हैं ये लिख लेने हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम इधर वर्टिकल साइड में बात करेंगे, वाई एक्सिस पर जो बात करेंगे, तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है, कमी प्रतिशतता। तो कमी में देखो बच्चों, डाटा जो है वो हमारा 7.8 से शुरू हो रहा है और उससे नीचे कोई भी डाटा नहीं है, सीधा फिर सबसे बड़ी जो हमारी फिगर है वो है 11.2 की। ठीक है, तो हम इसी के हिसाब से इनके ले लेते हैं। तो यहाँ इस लाइन पे हम 1 से लेते हैं डाटा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब आपकी कॉपी में जो लाइंस हैं उनमें हर एक लाइन में 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप डिस्टेंस ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जो डाटा है हमारा, मैं एक बार आपको दोबारा बना के इसे फिर से समझाती हूँ, थोड़ा साइड में बना के, ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब ये देखिए यहाँ पर ये 0 है और यहाँ 1, 2, 3, 4 हम लोग इस तरह से निशान लगाते जाएंगे एक्स एक्सिस पे। तो जो सबसे पहला है वो हमारा 2001 का है। ठीक है, इसके बाद 2002, 2003, 4 इस तरह से वर्ष लिए हैं और यहाँ पर हमने डाटा में 1, 2, 3 मतलब सिर्फ एक ही कमी प्रतिशत में हमने डिस्टेंस लिया है, 3, 4 इस तरह से, 5, 6, 7, 8 आगे। अब यहाँ देखो सबसे पहला जो डाटा है हमारा वो है 2004 में, सामने लिखा है 7.8%। तो 2001 ये हो गया था हमारा। इसके बाद 2002, ये 1, ये 2, ये 3 और ये है 4। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ आ रहा है। ठीक है, 8, 9, 10। तो जहाँ 7 आया है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है हमारा 7 और इसके बाद वाला 8। तो देखो 7.8 है बच्चों। तो 7 और 8 के बीच में हमारी बीच में कितनी लाइनें होनी चाहिए, 1, 2, 3 अगर जैसे हम गिनेंगे तो यहाँ पर भी हमारी 9 लाइन होगी और 8 नंबर पे 10वीं लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 10वीं लाइन से पहले 2 पॉइंट आपने काउंट करके यहाँ पर से आपका आएगा, मतलब पूरा 8 नहीं होगा, 7.8 जो है वो आपके इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसके बीच से थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। ये पॉइंट हो गया हमारा 7.8 का। इसके बाद हमारा दूसरा है 8.6। 8.6 यानी कि ये 2004 के सामने आपका 7.8 का निशान आपने लगाना है। 7.8 का निशान जो है इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 7.8। इसके बाद 2005 जो है अगला वाला वर्ष जो है उसका है 8.6। तो उसके सामने ऐसे ही आपने 8 और 9 के बीच में 8.6 का निशान लगाना है, मतलब आधे से ज़्यादा पे थोड़ा सा। तो यहाँ से आपका 8.6 आ जाएगा। इसके बाद है 9। तो 9 जो है पूरा 9 पे लगाना है, अगले वर्ष में 9 बिल्कुल 9 के सामने आएगा। फिर 9.7 है, तो 9.7 जो है वो आपका 9 और 10 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा करके लगा देंगे। फिर है 9.5 था, सॉरी 9.5 हो गया जो आधे में लगेगा, 9 और 10 के बीच में जो है आपका पॉइंट लगेगा ये। फिर उसके बाद है 9.9। तो 9.9 जो है वो आगे करके आप थोड़ा 10 से नीचे लगाएंगे। फिर 11.2 है, तो 10 के बाद आपकी जो लाइन है वो और ऊपर करके आपने इसको यहाँ 11.2 उसके बाद लगेगा आपका 11 से बस 2 पॉइंट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर 10 के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 11.2 तक पहुँच चुके हैं, तो नीचे को 10 लग जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपके पास जब ये पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे तो इन पॉइंट्स को आपने यहाँ 0 से ऐसे सीधी लाइन लेकर और फिर जो पॉइंट आपके इकट्ठे हुए हैं उनको इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक, तो इस तरह आपका ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से जो ये आपके लिए बना के दिया है हमने, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्राफ जो है ये देखो
ये बना हुआ है, ये आप अच्छे से देखकर यहाँ पर देखकर बना लीजिए। ठीक, तो अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। उम्मीद है आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिख लें, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर के वीडियोस हैं आपको समय पर मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।